Assalamu alaikum everyone. Today we are going to interview the National Assembly of Pakistan, Dr. Mohammad Waleed Malik, जो कि आज मुझे बहुत जल्द गूगल मीट की मीटिंग पे ज्वाइन करेंगे. And I guess he is here. Brother, how are Yeah, you? Gura. क्या हाल है आपका? भाईजान नो फिल्टर. ये यहाँ की फ़िज़ा का थोड़ा सा असर आया हुआ मेरे पे. इट्स नो फिल्टर लुक अल्हम्दुलिल्लाह. यहाँ का सूरज जो है ना थोड़ा सा आप अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाते हो यहाँ पे, यानी कि आसमानों के. तो जब आसमान के करीब जाते हो ना तो आपको नूर आ जाता है चेहरे पे. ये देखे तुझे तुझे भेजता हूँ कितने नूर आ रहे तेरा किसको भेज रहे हैं? तुझे भेजो ये क्या नूर आ रहा है और बाल भी बना ले कुछ नहीं होता बाल बना ले लोग कहेंगे ये पैसा है तो नहीं किसका इतना आगे बाल क्यों नहीं बनाए हुए यार इट्स नॉट अबाउट मनी यार. हर इट्स चीज़ ऑल पैसे अबाउट पे नहीं. मनी यार मेरे बाल अब हैं ही ऐसे, मैं क्या करूँ? एक तरह देख मेरे बाल भी तो सेट है ना तेरे सेट है तू तू पप्पू बच्चा है यार. हम कहते हैं यार हम जैसे हैं बस सही है. जिसने पसंद करना है वैसे ही करे, जिसने नहीं पसंद करना वो. वही उसने इससे तो नहीं पसंद करना उससे इससे करना है थोड़ा सा बेहतर हो गया खर्च कर ले पैसे इतना पैसा कहाँ लेके जाना है तूने गाड़ी रखनी है या नहीं ओए अभी किधर? एक गाड़ी सस्ती है उधर इजीली मिल जाती है 600 यार पाउंड की सस्ती तो है लेकिन मसला बता है उसका, ये तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है. इंटरनेशनल लाइसेंस इंटरनेशनल बनवा के जाता ना मेरे पास इंटरनेशनल, मेरे पास नेशनल ही है. इंटरनेशनल कहाँ से बनवाता? सारे 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 सारों का यही वैसे रिएक्शन होता है. अब आगे सोचता हूँ यार अच्छा ये इतना इम्पोर्टेंट काम था. तो इट्स टू अर्ली फॉर मी. तो गाड़ी मुझे भी चाहिए भी नहीं है. मैंने कहाँ पे जाना है? ये हॉस्पिटल जाना है, 15 मिनट की वॉक पे है. सेंसबरी इधर 10 मिनट की वॉक पे है. इस साइड पे जाऊँ तो 15 मिनट की वॉक पे है. अस्पताल किधर है हॉस्पिटल मेरी इधर बैक साइड पे है, 15 मिनट की वॉक पे. फिर तो ठीक है हाँ फिर तो मतलब कोई मेरी मसला नहीं मेरी मेरे लिए चाहे ग्रोसरी लेनी हो, चाहे मैंने रेस्टोरेंट जाना हो कहीं, चाहे मैंने कॉफ़ी शॉप जाना हो, मैंने बैंक अपने बैंक जाना है अगर मैंने वो भी, मैंने अपने हॉस्पिटल जाना है, मैंने इवन अपने अगर मुझे जीपी की ज़रूरत पड़ती है मैंने अपने जीपी के पास जाना है. एवरीथिंग्स लाइक 15 to 20 मिनट्स फ्रॉम माई प्लेस. कुछ आधी चीज़ें इधर हैं, आधी चीज़ें इधर हैं. हॉस्पिटल मेरा इस साइड पे है, तो सारी चीज़ें बेहतरीन हैं. तो इसलिए मुझे कोई अर्जेंसी नहीं है. इवन मैंने अपना बस पास भी नहीं बनाया. मतलब आपको एनएचएस के ईमेल पे, एनएचएस मतलब एनएचएस के एम्प्लॉयर्स को 50% ऑफ है. वैसे यहाँ पे बस पास है 56 पाउंड्स का महीने का. तो बाकी जो मेरे दोस्त कोलीग्स वगैरह हैं उनको 28 पाउंड्स का बस पास पड़ रहा होता है. एंड इट्स लाइक अनलिमिटेड यूज एनी टाइम. मेरे प्लैप 2 के लिए आप जब आते हो तो आपके पास तो 5-5 पाउंड का भी बजट का हिसाब रखना पड़ रहा होता है यार, कितने पैसे हैं कितने. वही ना इतना बंदे की हो रही होती है एग्जैक्टली. हालत पैसे दी क्योंकि तब बंदे का दिमाग होता है यार अच्छा अब 2,000 रुपये खर्च कर दिए, ओह मैंने महीने का 1,00,000 रुपये खाने पे लगा दिए, ओह ये ट्रैवल की जो मेरी वो फीस जा रही है, जो टिकट गई है. मैं तकरीबन अपना एज एन ओवरऑल मजे की बात बताऊं बहुत कम पैसे लगाए थे 300 पाउंड पूरा नहीं लगा था मेरा शायद सारी चीजों को खाने के ऊपर मैंने 100 पाउंड पे नहीं लगाया था वैसे की बात तो नॉट इवन 100 पाउंड्स आई डोंट थिंक सो. तो कितने यार रुपए मैंने लग एक दिन गए? हिसाब लगाया था बैठ के सबसे ज्यादा पैसे मेरे ना ट्रैवल पे लगे थे और सबसे ज्यादा पैसे वो कितने थे 90 या 100 पाउंड. खाने का मेरा मैक्सिमम जगह से मैं चॉकलेट्स वगैरह लेके भी गया था ना तकरीबन 80 पाउंड लगा था. ज्यादा मेरे पैसे से अकोमोडेशन और वो बस वही एक तो एयर टिकट 3.5 लाख कितने की थी नहीं वो मेरी वाला अलग शुक्र है मुझे चीजें बड़ी सस्ती मिल गई मैंने बड़ी हेल्प की अकोमोडेशन की सस्ते पड़ गए मैं रहा भी कम दिन. उसके बाद वो था क्या उसका नाम है 2 सोना की तो मुझे टिकट मिल गई. उसके बाद 3 लाख से ऊपर तक सारी टिकटें मिली है हर बंदे को सारे कहते हैं तुम्हें कितने सस्ते मिल गए. तुझे तुझे अकोमोडेशन कितने में मिली? यार मेरा तकरीबन कोई 1,00,000 रुपया लगा था आई गेस. मुझे वो 14 पाउंड के करीब मिली थी ना तो मैंने कोई 20 दिन किए थे 21 किए थे मैक्सिमम. तो सबसे आसान तरीका भी यही होता है कि आप जब प्लैब 2 का रिजल्ट का वेट करो या अगर आपने प्लैब 2 रीटेक देना है तो उस दौरान ही ये अक्सर बच्चे सैमसंग में या एला के पास या मेडिस्ट्रा में इस जगह पे चले जाते हैं और अपना वो कर रहे होते हैं. यार ऐसे हालात बड़े ख़राब होते हैं ना. मुझे भी किसी ने कहा कि ना
वो अगर पास ना हुआ तो क्या करोगे? मैंने कहा पता नहीं क्या करूँगा, इस तरह की मनहूस बातें ना करो। वही फटी लगे लड़े तो गए। हाय, बस किस्मत पे लिखा है, लेट्स सी आगे अल्लाह ने क्या रखा है। वैसे जॉब्स आ रही हैं चलो भाई, आजकल, नज़र आ रही हैं जॉब्स डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके देख रहे हैं, वैसे 3-4 वेबसाइट्स हैं। यार इतना नहीं दिल करता कसम से। बंदे मैंने मेरे ख्याल से कोई 100 के करीब होने लगी है मेरी भी एप्लीकेशंस। अब मैं कहता यार इसकी तो क्या तमाशा ही पकड़ लिया है, यार इतनी रिजेक्शन। एक दिन तो 3 जगह से मुझे एप्लीकेशन अनफॉर्चुनेटली मिले कि यार बस कर दो, अभी मैं ड्यूटी पे एंटर हुआ, मुझे मैंने कहा यार भाई कुछ तो मुझे बताओ। मुझे अभी तक आ रही होती है। इतनी मुझे अभी बेइज्जती। परसों ईमेल आई, यहाँ पे एक है चिल्ड्रंस ट्रस्ट, तो उनकी तरफ से मुझे ईमेल आई कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया है हमने फॉर इंटरव्यू। लास्ट वीक मुझे ईमेल आई, तो मैंने उनको ईमेल कर दी। मैंने कहा भाई आपकी मेहरबानी, आई एम ऑलरेडी इन यूके में यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सेम लेवल की थी पोस्ट, तो ऊपर से चिल्ड्रन ट्रस्ट ठीक था। ही थे। मुझे मेडिसिन पीडियाट, मैंने उनको मना कर दिया, मुझे पीड्स ऐसी ही पसंद नहीं। पीड्स थी। पीड्स थी हाँ। पीड्स थी। लैब में हमें बड़ी अजीब तरीके से चीजें सिखाई गई थी जो कि पता नहीं पार्टली रियलिटी होती है कि नहीं होती है। यार प्लैब है काफ़ी। अब कल की ही, परसों ही की बात है, कल तो सैटरडे था। परसों एक पेशेंट के अटेंडेंट के कंसर्न्स थे, वो उसकी सिस्टर थी, बहन थी उसकी। तो वो कंसर्न्स, अब मुझे नर्स आई, नर्स ने कहा कि फ़लाँ पेशेंट का ये अटेंडेंट है, सिस्टर है उसकी, उसके ये कंसर्न्स है, तो वो नेक्स्ट ऑफ किन है एंड यू कैन शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन विद हर। तो आप जब फ्री हो तो मुझे बताएं, उसको मैं आपसे मिलवा दूँगी। तो मैं गया, उसने स्पेशल रूम सेपरेट किया हमारे लिए, उसको वहाँ बिठाया, मैं वहाँ बैठा, और प्रॉपर जिस तरह लैब 2 का केस नहीं होता, हम्म जो वो कंसर्न्स जैसे वो शो कर रहे होते हैं, हम्म अजीब हम्म अजीब कॉमन मैन वाली बातें पूछ रहे होते हैं हम्म कि इंसुलिन कैसे लगानी है, इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन को मेरे से वो पेशेंट से ना लगी तो मुझसे भी ना लगी तो फिर केयरर आ सकेगा या नहीं आएगा। मतलब वही सवाल जो हमें वहाँ पे होते हैं कि आपने ना येस कहना है पेशेंट को, ना नो कहना है। आपने कहना है कि भाई मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये हो हम्म सकता है। ये अगर आप कहते हैं कि नहीं आपसे भी नहीं हो रहा, पेशेंट से भी नहीं हो रहा, फिर हम केयर, आप अपने जीपी के पास जाके बता सकते हैं एंड दे कैन अप्लाई फॉर केयरर्स ऑन योर बिहाफ, तो केयरर्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन मैं वहीं बैठा हुआ कह दूँ कि यार नहीं जी मुझे तो कुछ नहीं पता केयरर मिलते हैं नहीं मिलते। तो ये वो चीज़ें हैं जो प्लैब 2 आपको अच्छी तरह से सिखा देता है कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना। हम्म। तो उस लिहाज से प्लैब 2 मेरे हाथ से इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी एप्ट। यहाँ पाकिस्तान में मसला ये है कि सारा कुछ तो पेशेंट की बजाय उसके टेनेंट को बनाना होता है। यहाँ तो यही है, यहाँ पेशेंट अगर कुछ पूछ भी ले वो तो चुप कर, कुछ नहीं हुआ तुझे, कुछ नहीं हुआ। लिटरली ऐसे होता है। अभी तो हमने बड़ी बातें कर ली हैं जो कि बड़ी आपकी जो है ना प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है। अब थोड़ा सा ज़रा ना हम जाते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन, सबका फेवरेट, शादी कब कर? शादी मैं करूंगा 2 साल बाद इंशाल्लाह, जब जो है ना मेरी यूके के अंदर जॉब सिक्योर हो जाएगी और मैं क्या उसका नाम है ऑर्गेनाइज से, जब मेरा जो है जो एम है टू गेट एन इंडक्शन इन सम सॉर्ट ऑफ स्पेशलिटी, उसके बाद देखते हैं शादी का। अभी जिम्मेदारियां पहले अपनी तो निभा लें, उसके बाद उसकी भी तो यार निभा अगर लेंगे। आपको कोई ऐसा रिश्ता आता है जो कहती है कि यार मैं आपकी ज़िम्मेदारी उठाऊंगी, आपको मैं सेटल कराऊंगी यूके में, मैं यूके में काम कर रही हूँ, आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके आप जॉब हंटिंग करें, क्लिनिकल अटैचमेंट्स करें, एएलएस करें, और इंशाल्लाह जॉब यहाँ पे लगेगी आपकी, फिर नहीं भाई, इस तरह की ऑफर आई नहीं है वैसे, लेकिन स्टिल नो, खुद ही करना है, सारा कुछ करना है, उसको पालेंगे खुद खुद ही ये उसे गैरत, ये तो गैरत आ गई ना भाई, ये आप थोड़ा सा होएगा साइड पे तो। रखें ना। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो भाई कि आपको, देखो ना क्या एंड गोल क्या है, यूके में जॉब आपको मिल जाएगी, शादी भी हो जाएगी, पैसे भी मिलेंगे, हर लिहाज से आप सेटल हो जाओगे। तो वाई नॉट गो फॉर दैट पाथवे जहाँ पे कोई आपको खुद कह रहा है कि यार आ जाओ मेरे साथ, लेट्स गेट मैरिड, मूव टू द यूके, यहाँ पे नहीं नहीं अटैचमेंट करो, नहीं कोर्सेज करो। नहीं, सिग्मा मेल, आई वुड प्रेफर द सिग्मा मेल, वही बेहतर है। बेहतरीन। अच्छा यार एक और क्वेश्चन यार, ये बताओ कि यार जब आपका बड़ा हाइप चल रही थी कि गोल्ड मेडल आए हैं, मेडल मशीन है, बड़े आपको जो है वो अप्रोच किया डिफरेंट
मीडिया चैनल्स ने डिफरेंट आपको अप्रोच किया, यूट्यूब वाले जो हमारे भाई हैं उन्होंने, फिर आपको हमारे जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए अप्रोच किया। तो क्या आपने तो बड़े पैसे छापे होने हैं फिर उन लोगों से, क्या ख्याल यार तुम्हारे साथ ही होते थे, यू नो बेटर बेटर कि क्या क्या? सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते थे, कभी कभी वो भी नहीं प्रोवाइड करते, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। आई मीन आई डिडंट नो कि ये सीन भी होता है भी पैसों वाला होता, तो प्रोबेबली आई वुड हैव गॉन फॉर इट कि हाँ जी पैसे लेने चाहिए, मतलब। लेकिन स्टे उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था, जीरो आइडिया था कि ना ये काम सबसे अच्छा वाला था। आई मीन वो अपनी पब्लिसिटी तो कर रहे हैं, तो भाई वाई शुड नॉट मैं उस चीज़ से फ़ायदा उठाऊँ, और लेना चाहिए अगर कोई इतना मशहूर भी होता है इन टर्म्स ऑफ के लाइक आई हैव अचीव्ड समथिंग, और उसके बाद ही पब्लिसिटी हो रही है ना। तो वैसे तो गवर्नमेंट एंड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट गोना हेल्प यू, तो बेहतर है उस टाइम पे अपने आप को कैश इन करना चाहिए। आई शुड हैव गॉन फॉर इट, बट मुझे आइडिया नहीं था टू बी ऑनेस्ट। या वैसे कोई बंदा मशहूर होता है वो अपने साथ एक प्रॉपर टीम या अपना एक मैनेजर या अपना एक कोई ऐसा एडवाइज़र रख लेता है कि यार मुझे बताओ मैंने किस चैनल पे जाना है, क्या करना है। तो कोई आपका ऐसा कोई वो बंदा नहीं था जो आपको इस तरह गाइड करता? क्योंकि हर बंदा जब मशहूर होता है, आपके मैंने देखा कि आपके विद इन 24 to 48 आवर्स आपके जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं वो तो स्काई रॉकेट करके ऐसे ऊपर गए हैं। तो तब भी आप बड़े डाउन टू अर्थ रहे, और जिसने आपको अप्रोच किया और आपने कहा कि हाँ यार मैं अवेलेबल हूँ आपके इंटरव्यू के लिए, कब आना है, कहाँ आना है, अच्छा आप ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, कोई इशू नहीं है मैं खुद आ जाऊँगा। तो अब उनके व्यूज़ देखें तो वो लैक्स के अंदर हैं, तो वो मोनेटाइज भी चैनल है उनका, वो अभी तक उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, और आपने कोई उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। तो इस चीज़ का कोई आपको गिला नहीं फील होता, या आपको ये नहीं होता कि यार काश मैं कोई एडवाइज़र रख लेता, कोई बंदा कोई मैनेजर रख लेता फॉर 2 to 3 months, जो मुझे कम से कम फ़िलहाल के लिए इतना कर लेता, मैनेज कर लेता? आई मीन यस यस, इट शुड हैव बीन हैपेंड, हम कह सकते हैं। मेरा दोस्त था, यू नो कि वो सारी चीज़ें हैंडल तो कर रहा था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वी वर टेकिंग फ्रेंड्स, और हमें नहीं पता था इस चीज़ का कि भाई इस तरह इस चीज़ को कैश भी किया जाता है। बट ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी वही काफ़ी थी, एज़ कम्पेयर टू कि हम हर चीज़ को मॉनेटरीली देखें कि भाई पैसा आना चाहिए था। यस, इन अनदर साइड वे वी कैन से कि हाँ जी, क्योंकि हर बंदा एक्सपेक्ट और ये सोच भी रहा होता है कि भाई हाँ जी, वो लीग ने पैसा कमाया होगा, बट दिस इज़ नॉट द फैक्ट ना। तो फिर इम्पोर्टेंटली कहा जा सकता है कि इम्पोर्टेंट है इंसान इस चीज़ को भी सोचे, मतलब ये दुनिया है और इसके अंदर इस तरह के सारे असूल ज़वाबित चल रहे होते हैं। बट आई वुड से कि अगर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने आपको शोहरत दी है, तो बेहतर है उसके लिए बंदा ये ना सोचे कि भाई इसके लिए सिर्फ हम पैसा कमाएं। इट्स बेटर कि बस इंसान को सोचना चाहिए कि जो इसकी अच्छी चीज़ें हैं उस पर फोकस ज़्यादा किया जाए। बाकी है कि इज़्ज़त और पैसा और ये सारी चीज़ें अल्लाह की देन है, किसी टाइम पे वापस भी दी जा सकती है, किसी टाइम पे मज़ीद भी दी जा सकती है। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना रिग्रेटेबल चीज़ है, बट यस रख लेना चाहिए मैनेजर, वो चीज़ें की जा सकती थी। बट ऑब्वियसली सी बात है, जो एज मीडिया मैनेजर होते हैं दे कैन आस्क यू फॉर सम पब्लिसिटी स्टंट्स एज वेल, तो फिर वो ऑब्वियसली सी बात है, चीज़ बैकलैश और चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। इट कैन गो अदर वेज। तो यार आपने अभी बातों से लगा कि आपने बड़ा एक सेफ प्ले भी किया है कि यार आपने थोड़ा सा आपने रखा कि लोगों के नज़रों में आपने अपनी रिस्पेक्ट को भी नहीं खोना। बेशक पैसे अगर नहीं भी आ रहे अभी, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। तो लेकिन हम जब डिफरेंट इंस्टाग्राम पोस्ट की कमेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे तो आपके लिए बड़े फूल छावर किए जा रहे होते हैं कि लो जी अपना पाकिस्तान से MBBS किया है, प्लैब देने जा रहा है, UK जा रहा है, लो जी ये ऐसे हो रहा है, अब फ़लाँ जगह पे जा रहा है, ये लोगों को क्या कह रहा है कि पाकिस्तान में वाक़ई नहीं है। वो डॉक्टर अली की जो पॉडकास्ट है उसके नीचे भी कमेंट्स कुछ 2-4 मुझे नज़र आए इस तरह के। तो वो मेरे ख्याल से लोगों ने जो कहना होता है वो तो कहना होता है। तो आप अपना लोगों की सोच के मतलब उनकी परवाह किए बगैर अगर आप अपना खुद से देखें कि यार जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सूट करता है, मैं वो काम करूँ। जिस तरह ऑफकोर्स आपने प्लैब की है और आपने ये इरादा किया है कि आपने अभी तक ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की पाकिस्तान में, देयर शुड मस्ट बी सम रीज़न फॉर दैट। तो आपने उस चीज़ को अभी तक टैकल किया है, लेकिन लोग जो इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं इतनी छोटी से छोटी बात पे, जो आपकी पर्सनल चॉइस है, यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन। आपने अभी तक इतनी जो आपने अचीव किया वो सारा अपने बलबूते पे अपनी मेहनत से किया है, खुद दिन रात मेहनत करके किया है। जो सेकेंडली आपको फिर उस ज़माने के जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ्स थे
उनकी जो आपकी गाल पे पप्पी थी वो बड़ी वायरल हो गई, उसके नीचे भी बड़े आपको फूल निछावर किए गए आपकी इज्जत के लिए। तो वो चीज़ें आपको कैसे ट्रिगर नहीं करती हैं, आप उससे कैसे हैंडल करते हैं, या उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? उनके आप, मैं देख रहा हूँ कि रिस्पेक्ट को बड़ा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, लेकिन दूसरी जगह पे आप लोगों का मुंह भी बंद नहीं करवा सकते। और उस पॉइंट पे जो लोग आपकी वाकई फ़ैन फॉलोइंग हैं या रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी कदर करते हैं जो आपने काम किया, वो भी आपको सेफ़ नहीं कर रहे होते या जवाब नहीं दे रहे होते। आप अगर जवाब दे भी रहे होते हैं तो आप भी एक लिमिट्स में दे पा रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यू कैन नॉट बी दैट ब्लंट विद एवरीवन। तो आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में? ज़ाहिर है इट वुड बी अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ टू। तो उस मामले में आपका क्या कहना है उन लोगों के लिए? आई मीन अगर देखा जाए एज इन होल के हर इंसान की अपनी सोच और जो एक तरबियत होती है वो उसको वो अक्कासी कर रहा होता है इवन ऑन द इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो अगर हम उस चीज़ पे फोकस करें तो क्या कहते हैं जब कुत्ते भौंक रहे होते हैं तो यू डोंट आप भी भौंकने लग जाते हैं, जस्ट उनसे पास कर जाते हैं। तो दिस इज़ द आइडियल मेंटालिटी दैट वी शुड बी हैविंग। और हमारे माँ बाप हमें यही सिखाते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपने हर बंदे को जवाब देना है। यस, इफ इट कम्स टू योर फैमिली या आपके साथ बहुत ज़्यादा पर्सनल होते हैं तो इट्स बेटर टू जस्ट शट देम डाउन एट वंस। बट वरना ऑब्वियस सी बात है, लोगों का तो काम है बोलना। ऑब्वियसली आउट ऑफ हेटर समटाइम्स लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ जी नहीं, इफ वी कैन नॉट अचीव दिस थिंग्स, तो उसने कैसे अचीव कर लिया, उसने कैसे इस तरह जो है ना शोहरत मिलने लगी, इज्जत मिलने लगी, लोगों का प्यार मिलने लग गया। तो इफ पीपल डू दिस बिकॉज ऑफ देयर हेट्रेड टुवर्ड्स मी, तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस पे रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत होती है। सेकेंडली है कि एक चीज़ होती है कि इंसान देख रहा हो कि आइदर द थिंग आई एम डूइंग इज़ बेनिफिटिंग मी और नॉट। सेकेंडली कि वो किसी को हार्म तो नहीं कर रहा। तो अगर कोई चीज़ एक हार्म नहीं करी तो आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा जिससे किसी को कोई मसला होना चाहिए। अगर हो रहा है तो इट्स देयर पर्सनल मैटर कि भाई वो उनको हार्म कर रहा है। मैं इस चीज़ को अगर सोचने बैठ जाऊँ कि फ़लाँ बंदे ने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट की है, फ़लाँ ने फेसबुक पे ये लिखा है, तो मतलब फिर मैं सारा टाइम ये सोचता रहूँगा रादर देन फोकसिंग ऑन माई लाइफ। तो उस जो बंदा जो कि बिल्कुल विला बैठा हुआ था एंड ही ट्राइड कि भाई मैं फेसबुक पे अपने हेट फैलाने के लिए मैसेज कर देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ, तो वो उसने अपने विलेपन के लिहाज से वो मैसेज किया। इट्स नॉट माय प्रायोरिटी कि भाई उसने आउट ऑफ द वे जो बात की है तो मैं उसको सोचने बैठ जाऊँ या मैं उसको जो है रिस्पॉन्ड करने बैठ जाऊँ। मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा, ही विल रिस्पॉन्ड मी एज़ वेल, और उसने और ज़्यादा हेट बनाने लग जाना है। सो इवेंचुअली जो है वो मेरी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने लग जाएगी, वो ज़्यादा चीज़ अफेक्ट करने लग जाएगी। इफ आई ट्राई एंड जस्ट थिंक दिस के भाई ये लोगों का काम है बोलना एंड आई शुड इग्नोर देम, तो दिस इज़ द बेस्ट वे जिसके साथ मैंने कोप किया। एंड ऑब्वियस सी बात है, बहुत से लोग होते हैं, इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लोग कौन सा लोग बख्शते हैं, इवन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने मतलब काफिरों ने किसने किसने की बातें की। बट थिंग बस के ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखना चाहिए, और जब आप इग्नोर करने लग जाते हो और अपने आप पे फोकस करते हो, सो दिस इज द आइडियल थिंग दैट वी शुड बी डूइंग। वेल, वेरी वेल आंसर्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि बड़ी अरूज पे पहुंच रहा था, तो वो आप इतना इतना एक्टिव क्यों नहीं है इंस्टाग्राम पे? महीने में आपकी एक या दो स्टोरीज आ जाएंगी, 3 महीनों में एक आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट आ जाएगी। और क्या डरते हैं आप ऐसे कमेंट्स आने से, आप कहीं दोबारा से वायरल? क्योंकि आपने रिसेंटली एक नई पोस्ट की थी, वो किसी ने किसी और तरीके से अपना न्यूज़ चैनल पे चढ़ा दी कि अभी तक जो है उनको कहीं पे जॉब नहीं मिली और वो फाइवर पे काम करने लग गए हैं। तो क्या ऐसी वजह से, इन वजहों से आप थोड़ा सा पीछे रहते हैं सोशल मीडिया से, या आप बस पीछे रहना चाहते हैं? ऐसी क्या वजह? आई मीन यस, एक वो जो चीज़ हुई थी, इट्स बीन लाइक 1.5 इयर्स आई गेस जो होगी इस बात को, जो ये सारा कुछ हुआ था ना। ऑब्वियसली सी बात है, उस टाइम पे भी मैंने जिन्होंने वो पोस्ट वगैरह जो शेयर की थी, आई डिड रियलाइज कि हम शायद मैं ना करता तो बेहतर था। इट वाज अ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो द थिंग इज कि लोग हर चीज़ को इन अ पॉजिटिव एंड इन अ नेगेटिव मैनर पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू अर्न देयर लाइक्स एंड कमेंट्स। एंड ऑब्वियसली सी बात है, उसके बाद भी आई एम डूइंग माय जॉब 15 दफ़ा वही एक पोस्ट जो है ना बार बार लगती है जी। गवर्नमेंट वो पता नहीं क्या स्टार्टअप की कोई पोस्ट है कि पता नहीं जॉबलेस टैलेंट आई गेस कि हाँ जी फाइवर काम कर रहा है। और मुझे ना मेरे पेशेंट्स आके कह रहे होते हैं आप वही हैं? हाँ, मैं कहा हाँ वही हूँ मैं, जो है ना खुद को फेस कहते हैं आप तो जॉब कर रहे हैं। मैं जॉब कर रहा हूँ ये आपके सामने, इट्स देयर मैटर। पीपल लोगों का काम है कि बोलना है। सो इवेंचुअली 2-3 दफ़ा तो मैंने भी रिस्पॉन्ड किया इन चीज़ों को। आई डिड हाईलाइट
on the Facebook as well कि जिन्होंने वो पोस्ट किया हुआ था कि we do some research and eventually the good thing is कि I later found out कि कुछ लोग जो इस तरह की पोस्ट कर रहे होते हैं there are many people जो उनको कह रहे होते हैं कि यार कुछ शर्म कर लो, कुछ रिसर्च कर लो, he has done his he has gotten his GMC registration as well, so वो तो बाहर जाने वाला है, तुम लोग इधर बैठ के सड़ते रहो. तो दिस इज़ द थिंग कि अब इसमें ना इसी वजह से आई डिड ट्राई कि मैं कम से कम पोस्ट करूं, बट ऑब्वियसली सी बात है मेरे जो है वो इमरजेंसी के अंदर काम करना होता है. आई डू नॉट हैव मच टाइम कि मैं उस तरह की पोस्ट करूं. एंड सेकेंडली एक और इशू ये भी है कि आई एम नॉट दैट मच ऑफ एन इंस्टाग्राम गाय और मीडिया गाय. तो इफ़ यू वुड बी एडवाइजिंग मी कि मैं किस तरह का कंटेंट बनाऊं और सारा कुछ, तो इट वुड बी वेल इनफ फॉर मी एज वेल, क्योंकि मुझे इतना था वो मीडिया के साथ इतना इंटरेक्शन एंड ऑल दीस थिंग्स अब नहीं आती टू बी ऑनेस्ट कि मैं कौन सा कंटेंट बनाऊं, क्या शेयर करूं. या मैं तो कहता हूँ कि आप जब यूके आओगे अपनी इंशाल्लाह नौकरी लगा के यहाँ पे एक अपना हम को चैनल बनाएंगे जिस चैनल पे हम अपनी ऐसी पॉडकास्ट किया करेंगे. अभी तो हम बड़ी फॉर्मल होकर पॉडकास्ट करें, तब हम एक अनफिल्टर्ड अनहिंज्ड वलीद मलिक दुनिया को दिखाएंगे. तो अब मेरा भी अगर आप बात कर रहे हैं तो मेरे भी कोई इंस्टाग्राम पे मैंने न्यू अकाउंट बनाया, उससे मेरे 8-10 फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे मेरे अभी 200 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं. तो मैं तो अपनी वो व्यूज़ बना रहा हूँ, वो तो बना रहा हूँ अपने प्लैब चैनल के उस लिहाज से कि जो मेरे जूनियर्स मेरे से बातें वगैरह पूछते हैं, चलो उनका भी थोड़ा सा उसमें भला हो जाए, कुछ चीज़ें सीख लें. तो खैर इस हवाले से मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि प्लैब 2 का जो आपका एक था पूरा जर्नी, क्योंकि आपने एलएस भी नहीं किया, आपने कोई अटैचमेंट नहीं की, तो इसमें आपका जो प्लैब 2 का छोटा सा एक जर्नी है, 20 दिन के लिए आप यहाँ पे आए यूके, कौन सी एकेडमी ज्वाइन की, वॉज इट वर्थ इट, एकेडमी का कोई फ़ायदा है, 20 दिन पहले आना ठीक है, या बंदा सिर्फ यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए 4-5 दिन पहले आए तब भी ठीक है. तो ऐसा क्या होता है कि आपको एकेडमी ज्वाइन करनी ही चाहिए, या ऐसा क्या नहीं है कि एकेडमी ज्वाइन करने का फ़ायदा नहीं है? अच्छा, आई वुड से कि अब तो प्लैब 2 का फ़ायदा भी नहीं रहा. द थिंग आपको भी ज़्यादा पता है कि जो हालात चल रहे हैं एनएचएस के, इतने लॉन्ग वेटिंग लिस्ट है. व्हेन दे हैव, मैंने सुन रहा था कि जीएमसी इटसेल्फ हैज सेड दैट कि भाई अब 1.5 to 2 साल तक जो आपको वेटिंग लिस्ट लंबी पड़ने लग गई है एज एन ऑफिशियली. तो द थिंग इज के उसके अंदर प्लैब करना इट्स नॉट दैट मच वर्थ इट. उनके पास अब फिजिशियन असिस्टेंट्स वगैरह आने लग गए, फिजिशियन एसोसिएट्स. तो अब चांसेस ऑफ गेटिंग इंडक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स आर गेटिंग बिगर एवरी डे. तो बेहतर है कि प्रेप 2 की तरफ ना जाया जाए. सेकेंडली अगर जाना ही है सो इट्स बेटर कि आप जो है एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स की जो है प्रिपरेशन करें इन एन आइडियल वे कंटिन्यूस. और इसके साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि एटलीस्ट आप 1 महीना तो गुजारें इन द यूके, बिकॉज कि जब मैं गया था वहाँ पे आई गॉट देयर एट 1st of August, अब सही होगा 25th को मैं वापस आ गया था, 21st को मेरा पेपर था. तो उधर ये था कि आपको पहले 7 से 8 दिन जो है वो टाइम लग जाता है जस्ट टू गेट टू नो ऑफ एवरीथिंग. एक बिल्कुल इन्वायरमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है. पाकिस्तान और यूके का डिफरेंट इन्वायरमेंट है. आपको सेटल डाउन होने में टाइम लग जाता है, मतलब चीज़ों को समझने के लिए, खाना कहाँ से खाना है, अकोमोडेशन किधर से है, क्या किस तरह होता है, बसेस का एंड ऑल दीज थिंग्स. सो ट्रैवल एंड ऑल दीज थिंग्स ये बहुत ज़्यादा आपको उस टाइम पे वर्क कर रही होती है. सेकेंडली आप होम सिक होते हो, तो इन चीज़ें के एडजस्टमेंट में ऑलमोस्ट 7 to 10 days लग जाते हैं. फिर उसके बाद आपकी आती है प्रेपरेशन, देन यू गेट कंफ्यूज किया मेरी प्रेपरेशन कितनी किस तरह की है. अब इसके लिए बेहतर है कि आप एटलीस्ट 1 month तो पहले आए और यू गेट यूज्ड टू द थिंग्स एंड यू गेट यूज्ड टू इन प्रैक्टिस आप करने लग जाओ. मैंने ज्वाइन किया था मेडेस्ट्रा वाज ऑलमोस्ट गुड इनफ कि आपको जो है वो एक्सपोजर दे दे. इन द मीनवाइल यही होता है कि जो जीएमसी है आपका एग्ज़ाम ले रहा है वो कोई भी एकेडमी उस तरह का आपको एग्ज़ाम या मॉक नहीं देती. इट्स सिंपल एज दैट, क्योंकि आपके पास जो प्रेशर होता है ऑफ यू नो ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए के एग्ज़ाम का, वो आपको किसी मॉक एग्ज़ाम के अंदर नहीं होता. सो इट्स जो प्रेशर आपके ऊपर होता है वही इट्स वेल यू नो होता है ऐसा कि आप उसको कोप करने की कोशिश करने लग जाते हैं एंड यू गेट डिरेल्ड. तो मेडेस्ट्रा वाज फाइन, लेकिन ये था कि ऑब्वियसली कि मैंने टाइम बहुत कम दिया. इवन दे वर अ बिट वरीड इनिशियली कि भाई पता नहीं पास होते भी हो कि नहीं एंड ऑल दीज थिंग्स. बट लेटर ऑन जब मैंने दूसरा मॉक दिया, मैंने ट्राई किया, मैंने इन प्रैक्टिस आया, तो द थिंग वाज कि मेरा सिर्फ एक रह गया था
station बाकी सारे are passed it very in a very good manner. So they were confident enough कि भाई नहीं अब कोई हमें टेंशन की बात नहीं है, you should be not worried कि भाई कोई मसले वाली बात है. So the thing is कि at least 2 to 3 months of time for the exam, 1 month at least in UK. And then obviously आजकल के जो हालात चल रहे हैं, clinical attachments करना बहुत ज़रूरी हो गया, ALS करना बहुत ज़रूरी हो गया है, बिकॉज आपको पता ही है पहली एप्लीकेशन पे कहते हैं कि भाई NHS का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, इवन वो ऑब्जर्वरशिप को भी काउंट कर रहे होते हैं. सो समवट यस ये मैटर कर रहा होता है. आई वाज बीइंग इन अ हार्श वे कि मैं समझ रहा था कि भाई सिंपल आप लैब 2 पास करो, आई हैव गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन इन अ वेल रेप्यूटेड हॉस्पिटल, सो probably they might consider it and I have a good record back there. So ये चीज़ें कंसिडर करके दे माइट बी जल्दी से जल्दी इंडक्शन या मुझे कॉल आ जाएगी. अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं आई है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब सिक्योर करना एंड NHS वो ज़रूरी होना चाहिए. उसके लिए जितना कर सकते हैं वो करें. एंड सेकेंडली गेट मतलब मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज, वो लेने के लिए आपको फॉर्म फोकस करने की ज़रूरत है. यू शुड बी हैविंग MRCB1 booked right away, straight away जब आप जैसे ही जो है अपना पहले कर लेते हैं लैब 2. तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत होती है. और अपनी क्लिनिकल अटैचमेंट्स यूजली इतनी जल्दी नहीं मिल रही होती. आई ट्राइड, मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया था. बट ये है कि टू गेट एन क्लिनिकल अटैचमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीस डेज. वेरी वेल पुट. और बात आपकी ठीक है कि आजकल NHS के हालात कुछ उतने अच्छे नहीं हैं. और सेकेंडली दे डू से वी आर श्योर ऑफ डॉक्टर्स, और पीछे पाइपलाइन में डॉक्टर्स ही बेतहाशा मौजूद हैं. क्योंकि GMC तो थोक के लिहाज से एग्ज़ाम देती जा रही है, प्लैब 1 भी और प्लैब 2 भी. वो डॉक्टर्स बना के और GMC रजिस्टर करके NHS को प्रोवाइड कर रही है. लेकिन जो रियल इशू है NHS का वो बजट का है. इसीलिए यहाँ पे आजकल ये बातें भी चल रही हैं, आजकल नहीं है, पिछले 1-1.5 साल से बातें चल रही हैं कि NHS को प्राइवेटाइज़ किया जाए ताकि इसमें मज़ीद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, सहूलतें बेहतर हों, वेटिंग टाइम कम हो जाए. और इसकी जो दूसरी साइड के लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर प्राइवेटाइज़ कर देंगे तो इसमें ये तो बिल्कुल अमेरिकन सिस्टम हो जाएगा, जिसमें इवन पेशेंट डेथ बेड पे भी अगर होगा तो वो फिर भी हॉस्पिटल जाने से डरेगा कि यार मेरे ऊपर या मेरे घर वालों के ऊपर, अगर मैं बच गया तो मेरे बैंक अकाउंट पे, अगर मैं मर गया तो मेरे घर वालों पे या मेरे बच्चों के या मेरा जो पार्टनर है उसके बैंक अकाउंट पे इतना ज़्यादा कर्जा आ जाएगा कि वो इवन एम्बुलेंस बुलाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते. तो अभी इस तरह का ये माहौल है कि वो NHS, कुछ लोग ऐसे हैं जो NHS को हर लिहाज से सपोर्ट कर रहे हैं. इवन यहाँ पे जो टैक्सेशन सिस्टम इतना हाई रखा हुआ है, जो जिस बंदे से भी यहाँ पे पूछो कि इतना टैक्स आया है, हाउ आर यू सर्वाइविंग हियर, उनका एक ही जवाब होता है कि हम सिर्फ NHS के लिए ये टैक्स पे कर रहे हैं, अगर हम ये टैक्स पे नहीं करेंगे NHS वुड कोलैप्स, और हम नहीं चाहते NHS कोलैप्स हो. तो NHS एक ऐसा इदारा है जिसके पास एक पब्लिक पावर है और पब्लिक से मौजूद है. तो उस लिहाज से NHS इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी इन द UK. लेकिन यहाँ पे स्टिल बजट इश्यूज़ इनको बेतहाशा हैं, डॉक्टर्स की कमी बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए हर जॉब पे ऑलमोस्ट 500 to 600 डॉक्टर्स की एप्लीकेशन होती है, और साथ ही वो डॉक्टर मतलब साथ ही एप्लीकेशंस बंद कर देते हैं एक्सेप्ट करना, और उसमें से सिर्फ 10 से 20 के दरमियान डॉक्टर्स को वो हायर करते हैं. तो ये चीज़ ये शो करती है कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी नहीं है, और इनके पास क्योंकि डॉक्टर्स की कमी नहीं है और आपको उतने ही कोर्सेज करने पड़ रहे होते हैं, ALS करते हैं, देन यू गो फॉर डिफरेंट अटैचमेंट्स, डिफरेंट रेफरेंसेस आप लेते हैं. तो एक पूरी तरह से कह लें आप इसको माफिया बन चुका हुआ है, जो कि जब तक आप इसके अंदर अपना कम से कम भी 10,000 पाउंड नहीं डुबो देते, तब तक आपको इससे रिज़ल्ट मिलने के चांसेस कम नज़र आ रहे होते हैं, अनलेस आपका काफ़ी अच्छा रेफरेंस हो, या आपकी कोई दुआ लग जाए, या किसी माँ बाप की आपको दुआ लग जाए, या आपकी अपनी लक चल जाए, या अल्लाह ताला की मर्ज़ी हो. अदरवाइज़ अगर आप अपने फ़्लो के साथ अगर चल रहे हैं तो यू नीड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 5,000 to 10,000 इनटू दिस पाथ वे, तो फिर जाके आपको इससे कोई रिटर्न मिल रहा होता है. ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है. एनीवे मेरे ख्याल से बाकी हमने कैजुअल टॉक्स ही बड़ी कर ली हैं और ये फॉर्मल बातें ही बड़ी कर ली हैं. तो यहाँ पे अंधेरा भी काफ़ी होना शुरू हो गया है. नीड टू टर्न माई लाइट्स ऑन. मैंने अपने कमरे की लाइट ऑन की है, समय अंधेरा काफ़ी हो गया था, तो थोड़ा सा एंगल ही मैंने चेंज किया. आई होप ये एंगल ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब. एनीवे मैं मैं वो आपसे बात कर रहा था आइलैंड की और UK के. आपको काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया था कि आप हमारे पास आएँ और यहाँ पे रहें, हम आपको हर तरह से स्पॉन्सर करेंगे, सपोर्ट करेंगे. अच्छा, बैक इन 2023 यस मुझे किसी एक
जगह से इंस्टाग्राम पे मुझे किसी ने बताया कि भाई हांगकांग अप्लाई करें, वहाँ आपको हर ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप पता नहीं क्यों पाकिस्तान में ख्वार हो रहे हैं। सो मैंने उसमें अप्लाई किया, दे यूजुअली गिव यू अराउंड इंडक्शन होती है इनकी फॉर नॉन लोकल ट्रेन डॉक्टर्स की इंडक्शन कर रहे होते हैं वो। यूजुअली व्हाट आई फेल्ट दैट कि वो रेडियोलॉजी स्लैश हिस्टोपैथोलॉजी ये 2 फील्ड्स होती हैं जिसमें वो प्रेफ़र कर रहे होते हैं कि रखें, क्योंकि उनको लैंग्वेज बैरियर का ज़्यादा मसला नहीं हो रहा होता उस टाइम पे। सो अप्लाइड देयर। मुझे आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे कोई ऐसा रिस्पॉन्स आएगा अभी, लेकिन ये था कि आई अप्लाइड हियर फॉर रेडियोलॉजी। लकीली मुझे आई अप्लाइड इन अक्टूबर या सितंबर के बीच में, और मुझे ईमेल आ गई इनकी कि आपको कंसिडर कर रहे हैं फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। मैंने उस टाइम भी कहा कि पता नहीं शायद मजाक ही कर रहे होंगे। देन आफ्टर 1 मंथ रमज़ान के अंदर 2024 में आई वाज डन विद माय प्लैब 1, प्लैब 2 करना था, तो उन्होंने कहा कि आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजें हमें एंड देन इंटरव्यू की जो है ना प्रोसीड कर देंगे उसको। सो मेरा इंटरव्यू हुआ, बट देयर वर सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द जनरल नॉलेज ऑफ कि आप क्या समझते हैं हांगकांग में आके क्या होगा, हांगकांग के आपने रेजिडेंसीज का देखा है, क्या सीन है एंड ऑल दीज थिंग्स। आई वाज वेरी होपफुल कि भाई मैं जो हूँ हांगकांग चला जाऊँगा, बट उन्होंने बाद में मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया इवेंचुअली। बट एंड आल्सो दे सेड कि ना द मेन रीजन बिहाइंड नॉट शॉर्टलिस्टिंग यू इज because of the experience you didn't have. So they usually prefer someone, I would say, कि जिनका experience थोड़ा सा ज़्यादा होता है. So this was the main reason जिसकी वजह से उन्होंने किया। बट किया जा सकता है उन लोगों को। आई वुड रिकमेंड कि जो ट्रेनिंग के मतलब पार्शली ट्रेनिंग कर चुके हैं या उनका एक्सपीरियंस लेवल ज़्यादा है, तो दे शुड अप्लाई फॉर दिस इन द ट्रेनिंग एग्ज़ाम। या फिर आप कह सकते हैं कि हांगकांग का एक होता है, आप अप्लाई करें। आप देख सकते हैं हांगकांग की स्पेशलिटीज़ या हांगकांग का नॉन लोकली ट्रेन डॉक्टर्स या फॉरेन डॉक्टर्स के लिए कौन सा पाथवे होता है। सो वो एक पूरी डिटेल आ जाती होती है एंड देन यू जस्ट हैव टू अप्लाई। इट्स अ सिंपल प्रोसेस। उसके अंदर आपके डिटेल्स वगैरह वो मांगेंगे, some sort of references and that's it. इसमें कोई पैसा लगता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। And then they usually apply for like almost in 1 month and a half they usually give you the response. So उसमें preferably अगर आप radiologist हैं तो आप apply करें। Like they usually give you an estimate जो इनका है almost 77,000 Hong Kong rupees per month के हिसाब से, which counts almost like 30 lakhs per month from Pakistan. So पैसा तो उधर है काफ़ी ज़्यादा, बट अनलेस अनटिल यू गेट इनटू द ट्रेनिंग वो प्रॉब्लम है। एंड उनकी ट्रेनिंग इज़ क्या कह सकते हैं, मानी जाती है पूरी दुनिया के अंदर ही है। एंड इवेंचुअली इवन इफ यू गेट द इंडक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स, जो ट्रेनिंग एग्जाम है वो आपको FRCR पास करवाते हैं। मतलब यू हैव टू गेट टू द FRCR MRC। वो आपने सारे जो रॉयल कॉलेज एग्जाम्स हैं फ्रॉम द UK वो भी आपने पास करने होते हैं। सो इट्स देयर पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो एज वेल कि आप जब निकलोगे तो आपके सारे एग्जाम्स भी क्लियर होंगे एंड यू कैन गो फॉर द UK एंड ऑल दीज कंट्रीज एज वेल। एंड सब स्पेशलिटीज़ को प्रेफर करते हैं, आइदर यू वांट टू गो टू द इंटरवेंशन रेडियोलॉजी और एनीथिंग लाइक दिस। सो ये चीज़ है। आई डोंट नो कि कोई अभी तक गया कि नहीं, किसी ने पाथवे इसको प्रेफर किया कि नहीं। आई थिंक सो। आई लुक्ड इट ऑन द इंटरनेट। उनका एक पहला बैच निकल गया था और दिस ट्रेनिंग मतलब जो पाथवे था, बट इससे ज़्यादा उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की हुई है, नॉट ऑन द इंटरनेट और यूट्यूब। सो ये चीज़ है कि इफ समवन इज कैपेबल इनफ कि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो दे शुड गो फॉर इट। इट्स वर्थ अ ट्राई। इसमें और कुछ भी नहीं करना, यू जस्ट हैव टू अप्लाई ऑन देयर वेबसाइट, दैट्स इट। तो इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता क्या? उनकी भी इंग्लिश लैंग्वेज है और वहाँ पे उसके हवाले से क्या है यार? I mean, this might be the problem. They might not be inducting from our part of population, probably because कि हमारा zero experience है with the language. Obviously हम यूरोप में भी अप्लाई नहीं कर पा रहे होते just because कि हमारी German language and all these languages का जो barrier है वही सबसे main important चीज़ है। और हर जगह भी अप्लाई करते हो तो they do want कि भाई आपका language का थोड़ा experience हो। So probably they might be wanting someone कि जिनको थोड़ा सा उनका language का exposure हो, और हमारी साइड जो होती है वो उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं रखती। सो प्रेफरेबली दे डिडंट वांट पीपल लाइक अस और फ्रॉम आवर रीजन, इनको जो है ना वो सेलेक्ट करें। सो दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस। द थिंग इज कि देयर माइट बी, देयर शुड बी सम पाथवेज गुड इनफ कि जो प्लैब
के थ्रू हम जिसके थ्रू कहीं और किसी और मुल्क में जा सकते हो। अच्छा, तो डॉक्टर वलीद, जो रिसेंट पीएमडीसी का नोटिस आया है वो आपके नज़र से ज़रूर गुजरा होगा। इस पर लिखा हुआ है कि जो हमारे न्यू जूनियर्स 2024 या 2025 के सेशन से जो आ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो 90% अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखेंगे, विच मेक्स कि आपने अगर महीने में मेरे ख्याल से एक भी छुट्टी कर ली है तो आपकी परसेंटेज ड्रॉप कर जाएगी। और आपकी जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 70% प्लस होना चाहिए। मतलब अगर आपका 70% से कम है, 69.9% भी है, तो आप फेल कंसीडर होंगे उस सब्जेक्ट में और आपको सप्ली में देना पड़ेगा। और आप सप्ली में भी अगर उतना स्कोर नहीं कर पाते तो आपको पूरा साल ही रिपीट करना पड़ेगा। क्योंकि जो मुझे याद है 50% क्राइटेरिया हमारी क्लास में, मैं अपनी पर्सनली भी बात करूँ तो मेरे भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 55, 56 या मैक्सिमम 65% तक गए थे। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो मैं तो फेल हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी प्रोफेशनली देखूँ तो मैंने अपने आप को प्रूव किया एनएचएस में, जीएमसी में, और यहाँ पे मैं अपने आप को साबित करके और मैंने इन सिस्टम का पार्ट बना। तो ये आप लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दिस स्टांस के जो नई आगे जनरेशन या नए हमारे जूनियर्स आ रहे हैं, ये उनके लिए अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, पॉजिटिवली उनको अफेक्ट करेगी, या ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है? क्या इसमें व्हाट्स योर टेक ऑन इट? I mean, I would say in a एक दो लफ्जों के अंदर it would what I would say is a bullshit, simple as that. There is nothing, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए किसी की भी। The thing is कि जो स्टेक होल्डर्स हैं they need to understand कि हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। Just give them the liberty they want और उसके बाद उनको यूटिलाइज किया जाए। I mean, बच्चा अटेंडेंस के अंदर नहीं आ रहा, अटेंडेंस नहीं पूरी हो रही, doesn't matter to be honest. दुनिया चेंज हो चुकी हुई है, ठीक है। तो हम जानते हैं, मैं यूजुअली बैक बेंच पे होता था, नॉट बिकमिंग द फर्स्ट बेंचर एट दैट टाइम एज वेल। तो वो चीज़ें मैटर नहीं कर रही होती जो वो पढ़ा रहे होते हैं। इवेंचुअली आपने वही चीज़ें खुद ही सीखनी होती हैं, खुद ही लर्न करनी होती हैं। अनलेस अनटिल यू डोंट लर्न फ्रॉम योर ओन सेल्फ, आप कुछ भी चीज़ें जो है ना ग्रैस्प नहीं कर सकते। बुक्स सारी मौजूद हैं, मटेरियल सारा मौजूद है। आई मीन, you do need some sort of clinical guidance, but not the guidance you can get from the computer जो कि आपने बिल्कुल सामने स्लाइड्स पे लगाया होता है। यस, बच्चों का क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा करें। उनको जब मॉड्यूलर सिस्टम है इट्स वेरी बेटर, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ठीक है मॉड्यूलर सिस्टम होना चाहिए, हमारे दौर में नहीं था। साथ साथ ये किया जा सकता है कि बच्चों को क्लिनिकली रोटेट किया जाए, उनको कहा जाए कि हाँ जी ये आपने क्लिनिकल रोटेशंस करनी है, या आपने इतना इतना क्राइटेरिया स्कोर करना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ व्हाट एवरीबडी मतलब हमसे समझा जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो चीज़ें किए जाएँ। आपको ये हो कि भाई जी इवन इन द टाइम ऑफ कि आप फोर्थ या फाइनल ईयर में हो, आपने ये प्रोसीजर्स किए हों, समझ आती है एक चीज़ की। rather than just saying कि भाई 90% होना चाहिए, ये कोई समझदार वाली बात नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मेक द रूल कि भाई क्लिनिकली जो आपकी रोटेशंस वगैरह हैं वहाँ पे एक डेडिकेटेड सिस्टम हो। हमारे पास इवन भी नहीं हो कि जब हम क्लिनिकल रोटेशन कर रहे होते थे तो इट वाज मेनली एन ऑब्जर्वरशिप, कोई होता नहीं था कि हमें कोई टीच करे। वो ज़बरदस्ती समझा जाने वाली चीज़ थी कि हाँ जी इसको पढ़ाना है और इसका टेस्ट लेना है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स, उसको इम्प्रूव करने के बजाय इवन अब तो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट्स का लेवल ही हो गया कि बेचारे कंसल्टेंट्स के यहाँ तो जलील ही होते हैं, उनको सिखाया कुछ नहीं जाता, खुद ही सीखना होता है। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इन द जूनियर लेवल जो एमबीबीएस कर रहे होते हैं बच्चों को। तो रादर देन इम्प्रूविंग ऑन दीज थिंग्स आप नई नई चीज़ें लेके आने बैठ जाते हो। सेकेंडली, जो पासिंग क्राइटेरिया की बात है, जो हमारा पासिंग क्राइटेरिया का जो लेवल है, द वाइवास एंड ऑल दीज थिंग्स, ये भी थोड़ी सी चेंज होने की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली सी बात है, प्राइवेट एंड इन्होंने बेहतर किया, आई वुड से यस, कि इन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर स्पेसिफिकली एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करते, वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नो कि कोई और कंसल्टेंट या कोई और जो बंदा आ रहा होता है एग्जामिनर फ्रॉम द अदर हॉस्पिटल या अदर इंस्टीट्यूट, somewhat everybody wants to temper कि भाई इसको छेड़ाछाड़ी करे नहीं, हमारे बच्चों पे हाथ होला रखना है, हमारे बच्चों के साथ प्यार से रहना है। It goes on the both side of the hospital. So ये चीज़ improve की है, which is a very good thing, but eventually ये लाजमी नहीं होना चाहिए unless until they might be doing something कि जो कि 70% के जो scoring criteria उसके ऊपर वाकई focus किया जा रहा हो, but I do not think so कि इतना ज़्यादा हमें एग्रेसिव होना चाहिए। हाँ, एक पोर्टफोलियो सेट हो जाना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, बाय द एंड ऑफ द ईयर यू नीड टू गेट ओवर विद इट। बट
as you have told कि भाई लाजमी नहीं होता, you are in the NHS and I'm still here, तो कंपैरिजन किया जाए तो भाई ठीक है 50% भी आ जाते हैं, बाहर जा रहे हो, you are getting into the system, तो बेहतर नहीं है as compared to you getting me getting 80% or 85%. तो I would trade the position with you, obviously जो बात है अगर हम इस तरह देखें that you will be getting इंशाल्लाह obviously induction as well. तो अगर हम इस तरह इस मेंटालिटी को देखें तो ऑब्वियसली सी बात है बाहर के लोग भी कुछ और चीज़ों को देख रहे होते हैं. You need to have the management, you need to have the leadership and all the other things rather than just focusing on the academic जो चीज़ होती है उस पर सिर्फ फोकस किया जाए. So rather than focusing on these things कि भाई हमने एक बच्चे को एक ग्रूम्ड पर्सनैलिटी के अंदर लेके आना है, अगर हम उसको मजीद ये कुछ करेंगे कि उसने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज सेट करनी होती है, so I do not think so कि this is a very good approach. Unless and until of course अगर उसके अंदर वो इस तरह की इनोवेशन रखते हैं कि हाँ जी वो परसेंटेज के अंदर कुछ ऐसी एडिशन करते हैं कि बच्चों का पोर्टफोलियो सेट किया जाए, that would be a good thing I would say. लेकिन strictly criteria of vivas and marks this is not good, क्योंकि vivas जो होते हैं वो 10 मिनट का टाइम होता है, उसके अंदर आपके साथ जो हो रहा होता है you can't even go with yourself, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं होती. यस क्लिनिकल साइड पे यस वो चीज़ें मैटर कर रही होती हैं कि आपका कितना ज़्यादा एक्सपोजर होता है और आप कितना ज़्यादा अपने नर्व्स पे कंट्रोल करते हो, बट क्लिनिकल साइड एंड द अदर साइड दिस इज टोटली डिफरेंट गेम. वेरी गुड टेक. ठीक. मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, ये सालों का मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ. व्हाट डू यू थिंक क्या डिफरेंस ने फील किया अपार्ट फ्रॉम दिस के भाई पाकिस्तान और यूके के हिसाब से एज ए जनरल मेडिसिन? यार प्रैक्टिस वाइज देखा जाए तो बहुत डिफरेंस है. लाइक मैं तो बताता हूँ कि हम वहाँ पे जब राउंड करते थे, हम अगर 8 बजे हॉस्पिटल आए हैं, हमारे पास 5 बेड्स हैं फॉर एग्जांपल जनरल मेडिसिन में, एंड वी हैव प्रिपेयर्ड दोस बेड्स इन लाइक 2 आवर्स मे बी मैक्सिमम. 9:30 या 10 बजे तक हम तैयार कर लेते थे. और जिसके सैंपल्स भिजवाने हैं वो हमने खुद ही प्रिक किया और खुद ही सैंपल भिजवा दिए. और वो था कंसल्टेंट था वो 10-10:30 बजे आए हैं, 11:30-12 बजे तक उन्होंने राउंड किया घंटे डेढ़ का, और 12 से 2 बजे तक हमने जो उनका राउंड ऑर्डर्स हैं वो फॉलो किए हैं एंड डेट्स इट. उसके बाद मतलब वो बहुत फास्ट पेस था हमारा जो पाकिस्तान का एनवायरनमेंट था. क्योंकि हम खुद भी इतना वो डरते नहीं थे कोई स्टेप लेने से पहले. और हमें क्यों नहीं डरते थे? क्योंकि उस लिहाज से देखें कि यार क्योंकि हमारे पास पावर थी. हम अगर कोई काम कर रहे हैं ना, हमें पता भाई हम डॉक्टर हैं, हम उस चीज़ को सेव कर सकते हैं कि यार हम उस चीज़ की जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि यार हमने ये काम क्यों किया. यहाँ पे ये सीन है कि आपने कोई काम किया है और सामने वाले बंदे को लगता है कि यार आपने ये काम गलत किया, दे कैन टेक यू टू कोर्ट. फिर आपने कोर्ट में जाके ये प्रूव करना है कि ये काम आपने इसलिए किया था, बेशक आप ठीक थे. तो यहाँ पे इसीलिए उस ख्वारी से बचने के लिए ही हर स्टेप पे अपने कंसल्टेंट या अपने रजिस्ट्रार को इन्वॉल्व करना या उनसे पूछना या खुद अपनी ज़िम्मेदारी पे इतना बड़ा स्टेप ना लेना इसलिए ज़रूरी होता है. और सेकेंडली अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल चाहिए तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं खुद जाऊँगा ब्लड सैंपल निकालूँगा, वायल्स में फ़िल किया और जाकर लैब में पकड़ा आया. मुझे इसके लिए ऑनलाइन एंट्री करनी है. ऑनलाइन एंट्री मैंने फ्लैबोटमिस्ट को एंट्री भेजनी है, वो आएगा, वो उसके लैब लेकर जाएगा. फिर जब उसकी रिपोर्ट हो जाएगी मुझे ऑनलाइन नोटिफिकेशन आएगी, मैंने उन लैब रिज़ल्ट से टैली करना है, वो लैब रिज़ल्ट मैंने शेयर करने हैं अपने सीनियर कंसल्टेंट से या अपने रजिस्ट्रार से. वो मुझे ट्रीटमेंट बताएगा. फिर मैंने ऑनलाइन उसकी ट्रीटमेंट में अगर कोई चेंजिंग करनी है, वहाँ पे तो ये होता था LGH में कि हम उसको हाथ से काटा और उसको हम नए सिरे से हाथ से लिख देते थे, विद इन 10 सेकेंड्स हो जाता था. यहाँ पे अगर आपने कोई ड्रग चेंज करनी है तो वो 15 मिनट का आपका सिर्फ काम है कि आपने ऑनलाइन उसको चेंज कर रहे हो, आप कोई ड्रग ऐड कर रहे हो, 15 मिनट आपको लग जाते हैं. वो जो हमारी वो जो वो प्रिस्क्राइबिंग वाली होती है प्रिस्क्रिप्शन उसी तरह की गंदी है. प्रिस्क्रिप्शन जिस तरह LGH में होती थी इधर जो हमने वो प्रैक्टिस किया. नहीं, यहाँ अब तो ऑनलाइन है ना. मतलब वो सारा कुछ जो हमने यहाँ पे हाथ में किया ना, जो BNF खोल के हम करते थे, वो सारा कुछ ऑनलाइन है. मतलब मुझे BNF खोलने की ज़रूरत नहीं है. मैंने कुछ देखना यार कोविड का पेशेंट आया है, मैंने BNF पे लिखना है कोविड फर्स्ट प्रेजेंटेशन की BNF मुझे बता देगा कि ये डोज़ है एज के लिहाज से या वेट के लिहाज से, ये नाम है ब्रांड का, ये डोज़ है, इतने दिनों के लिए देनी है. मैंने वही चीज़ वहाँ से पढ़नी है, मैंने अपने पेशेंट्स के नोट्स में सर्च करना है, उतने दिनों के लिए प्रिस्क्राइब कर देनी है.
एंड यूजली टर्नओवर कैसा होता है? तो पेशेंट्स के 2-3 दिन पड़े रहते हैं या फिर फौरन निकल जाते ओए हैं? होए होए भाई, ये तो आप भूल ही जाओ ना कि पेशेंट जाएंगे। यहाँ तो इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है ना पेशेंट्स को, इतना लाइक इवन कंसल्टेंट ज़मीन पे अपने घुटनों पे बैठ के पेशेंट का हाथ पकड़ के उससे ऐसे बात कर रहे होंगे। आपने भी अगर पेशेंट की हिस्ट्री या आपने बात करनी है, यू नीड टू बी ऑन दी आई लेवल, क्योंकि अगर पेशेंट लेटा हुआ है आप खड़े नहीं रह सकते। या तो चेयर पे बैठोगे आप उसके साथ, चेयर पे अगर कोई और बैठा हुआ है आप अपने घुटनों पे बैठोगे, अगर उसके बेड पे जगह है तो आप बेड पे बैठोगे। और अगर पेशेंट थोड़ा सा रो रहा है या पेशेंट थोड़ा सा परेशान हो रहा है, आप उसका हाथ पकड़ोगे और उसको आप कहोगे यार इट्स ओके, व्हाई आर यू सो वरीड, वी आर हियर फॉर यू, और इस तरह की यहाँ पे पेशेंट को जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है ना, पेशेंट्स ने कह दिया ना, पेशेंट ने कह दिया मैं ठीक हूँ भाई, हम ठीक हैं, मतलब हमने पेशेंट को कह दिया कि वो ठीक है, पेशेंट ने कह दिया कि मैंने घर नहीं जाना, कोई गवर्नमेंट का बंदा भी आके पेशेंट को वहाँ से नहीं निकाल सकता। हमने कोई पाथवे ऐसा बनाना है उसके लिए कि वो वहाँ से निकले। समझ रहा हूँ। भाई वही मेरे तो। पास जब से मैं आया हूँ यहाँ पे पेशेंट्स वहीं के वहीं पड़े हुए हैं अभी, और वो पीछे ब्लॉकेज भी लगा रहे हैं न्यू एडमिशन्स को। एएमयू में रश लगता है जिनकी वजह से, एएमयू में रश है तो पीछे ईडी में रश रहेगा, ईडी में रश है तो पीछे वेटिंग एरिया में रश बढ़ेगा, और वेटिंग एरिया में रश मतलब ये है कि वेटिंग टाइम बढ़ेगा। तो आपके आगे सर्विस इतनी अच्छी है, आपका कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है, और आपका लोगों के साथ बिहेवियर इतना अच्छा है कि फ्री फूड आपको मिल रहा है 3 टाइम्स। पेशेंट लेटे हुए कह रहा है कि आई नीड एन आइसक्रीम, उसको आइसक्रीम मिलेगी। आई नीड अ टब ऑफ आइसक्रीम फॉर मी, फॉर माई चिल्ड्रन एंड फॉर ऑल द पीपल हु आर हेयर ऑन माई बेड, जो मुझसे मिलने के लिए आए हैं, उसको आइसक्रीम मिलेगी। वो ये तो कहता है गलत है ना, ये तो वो एब्यूज है। कहेगा मुझे चिकन टिक्का बोटी चाहिए, उसको मिलेगी। हर बेड पे रोज़ाना की बुनियाद पे प्रॉपर मेन्यू आता है बंदा लेकर, उसके अंदर आई छः मीन दिस इज सात अब्यूज ऑफ सर्विसेज ना। छः सात डिशेस होती हैं कि आज के ये मेन्यू में। नहीं, ये तो अब्यूज ऑफ सर्विसेज है ना, ये हाँ ये है, एलएचएस कैसे क्रैश कर रहा एग्जैक्टली है। एग्जैक्ट ये है अब्यूज ऑफ सर्विस, लेकिन वो कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट है, ये बेसिक राइट है सबका, तो ये यार ये ना, ये स्टार्ट करके ना जो मेन चीजें हैं ना वो खत्म कर दी हैं। वो एग्जैक्टली यूएस में सिस्टम लगाया हुआ है। हमने जो एग्जैक्टली मेन एसेंस था ना मेडिसिन का वो खत्म करके बाकी सारी स्टार्ट की हुई अब है। वो मैं पैरेलल वैसे लेके बाकी चल को रहे हैं असल में, वो कहते हैं कि भाई पेशेंट की मेंटल हेल्थ ना हम कहीं उससे ट्रिगर कर दें, या वो मैंने मेंटल कहा है वेलबींग मैं ना क्यों, उसको हम। मतलब ठीक है वो यूके का मौसम ही है ना डिप्रेसिंग, इस वजह से मेंटल हेल्थ पे देखते हैं। So I think we need to end this podcast here. और इंशाल्लाह यूके जो आप आएंगे फिर हम इसको एक फ़िज़िकल पॉडकास्ट में भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द शिफ्ट भी करेंगे, ताकि लोगों को हम एक अनहिंज्ड अनफिल्टर्ड वलीद से मुतारिफ़ करवाएं, और वो उसके कमेंट्स हम फिर मिल के पढ़ा करेंगे, और आपके भी हाफ में मैं रिप्लाई किया करूँगा लोगों को। फिर हमें बिल्कुल नहीं डरना। फिर लोग कोई अगर आपको कोई बुलाएगा भी कोई इंटरव्यू करने के लिए, उसके पैसे भी मैं अरेंज करके दूंगा लोगों से कि यार ये पैसा निकालोगे तो फिर वलीद आएगा। और ये वीडियो जब यूट्यूब पे जाएगी तो इसके जब भी मोनेटाइज हो गई, इसकी जो मेजर परसेंटेज है वो आपको मिला करेगी हर मंथ, और जो इसकी माइनर परसेंटेज है वो मुझे मिला करेगी। और नेक्स्ट वीडियो अगर हम फ्यूचर में भी कोई करते हैं तो जब भी हम करें, चाहे मोनेटाइजेशन से पहले करें या बाद में करें, तो मैं अब बाकी सब यूट्यूबर्स और बाकी सारे जो हमारे इस फील्ड के लोग हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि यार अपनी थोड़े से अपने हीरोज़ का ख्याल करें, जो जिनके नाम पे आप समझ लें पैसे कमाते हैं, खाते हैं, लोगों के सामने अपना शो चलाते हैं, तो उनको थोड़ा सा उनका कम से कम हक तो दिया करें। बाकी बहुत शुक्रिया डॉक्टर वलीद, आप अपने हमारे हीरो हैं पाकिस्तान का, आपने सर जो है वो पूरी दुनिया में रोशन किया। और मुझे पता है कि आपको आयरलैंड से, आपको यूके से काफ़ी लोगों ने इस चीज़ की ऑफ़र भी की थी कि आप बस हाँ बोलें, हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, हम आपको वीज़ा लेकर देंगे, टिकट्स लेकर देंगे, जस्ट मूव टू दी आयरलैंड और यूके, यहाँ पे हम आपको जॉब भी दिलवाएंगे। लेकिन आपने स्टिल पाकिस्तान को प्रेफर किया, और आपने कहा नहीं भाई मैं सिग्मा मेल हूँ, मैं अपने बलबूते पे शादी नहीं करूँगा। मैं अपने बलबूते पे यूके भी जाऊँगा या आयरलैंड भी जाऊँगा, जहाँ जाऊँगा अपने बलबूते पे जाऊँगा। डेट्स रियली गुड थिंग, जो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये एक पर्सनल बात थी बहुत। तो मेरे ख्याल से लोगों को ऐसी बातें नहीं पता होनी चाहिए, ताकि उनको जब ये बात पता चलती है तो उस चीज़ की कदर ज़्यादा करते हैं। कि जो कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ वो मुझे अगर इतना हर्ट करते हैं तो आई थिंक वो आपको भी उतना ही हर्ट करते होंगे या उससे ज़्यादा ही करते होंगे। कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ अपने बलबूते पे कर रहा हूँ, लोग उस चीज़ को इतना रिगार्ड नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से सबको एक दूसरे की बहुत सी बातें नहीं पता होती, तो लोगों से भी गुजारिश है थोड़ा सा लिहाज किया करें और अपने हीरोज़ को हीरो ही माना करें, और जो वो कर रहे होते हैं उसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है, पूरी एक सोच होती है। तो कुछ भी कहने से पहले अगले की फीलिंग्स को और अगले की जो एक
जो पहचान उसने आपको और आपके मुल्क को दिया उसका थोड़ा सा लिहाज किया करें और हाथ हौला रखा करें। बाकी बहुत शुक्रिया डॉक्टर वलीद मलिक, इंशाल्लाह आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी, मे बी ऑनलाइन, और अगर उससे पहले ही आप यूके आ गए तो फिर इंशाल्लाह फिर फिज़िकल मुलाकात जल्द होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।